आज हम करेंगे कक्षा 12वीं का पाठ 5 कांग्रेस प्रणालियाँ, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापन। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापन। इस पाठ में से 4 नंबर का प्रश्न 4 आता है। उन 4 प्रश्नों के बारे में एक बार आपको बता देते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो इसमें प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार पर नोट, 1967 के बाद गैर कांग्रेसवाद और चुनावी बदलाव पर नोट, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे, 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव पर नोट और 1960 का दशक खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, प्रीवी पर्स पर नोट और दल बदल निरोधक कानून पर नोट। तो ये 7 प्रश्न हैं जिनमें 4 अंक का प्रश्न आता है, कोई भी एक नोट लिखने के लिए आता है। तो हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकार पर नोट। देश की आज़ादी की लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने देश को विकास की ओर अग्रसर करने में जो उस समय कार्य हो सकते थे वो किए। तो उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुई। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री पद का निर्वहन किया और मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि जवाहरलाल नेहरू के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 1962 की चीन की लड़ाई और उसमें हार के कारण भारत के लोगों में एक शोक की लहर दौड़ गई और उसके 2 साल बाद ही 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। तो देश में ऐसा लगने लगा आगे देश का शासन, देश की लोकतंत्र कैसे चलेगा। ऐसा लगने लगा कि देश में तानाशाही स्थापित हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकार के बाद अनेक नेता थे जो आगे उत्तराधिकार के रूप में काम कर सकते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय मध्यमार्गी नेता माने जाते थे। काफ़ी सोच विचार के बाद उस समय कांग्रेस पार्टी के अनुभवी और सीनियर नेताओं ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री पद का उपयुक्त दावेदार पाया और 9 जून 1964 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लाल बहादुर शास्त्री एक ईमानदार, कर्मठ और देश को आगे ले जाने वाली सोच रखने वाले नेता थे। उनकी ईमानदारी के चर्चे सर्वविदित हैं। वो इतने ईमानदार नेता थे कि एक बार जब उनकी वेतन में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई तो उन्होंने सरकार को पत्र लिखा कि ये 5 रुपये की बढ़ोतरी वापस ली जाए। मेरा गुजारा उस समय की जो पे थी 40 रुपये में चल रहा है। तो इस प्रकार वो एक ईमानदारी की पराकाष्ठा थे। वे देश को आगे ले जाने के लिए अनेक ऐसे कार्य करना चाहते थे ताकि देश विकासशील बढ़कर फिर आगे विकसित देश बने। 1965 की लड़ाई में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और 1965 की पाकिस्तान लड़ाई में उन्होंने अपने देश को पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, सेना को मोटिवेट किया। जय जवान जय किसान का नारा देकर उन्होंने किसान को भी और जय जवान सीमाओं पर जवान को भी देश हित में काम करने के लिए प्रेरित किया। जनवरी 1966 में ताशकंद नामक नगर, जो कि रूस का एक शहर है, वहाँ पर
भारत पाक युद्ध के उपरांत समझौते के रूप में वे वहाँ गए थे और जनवरी 1966 में किन्हीं कारणों से उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल रहा। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में फिर प्रश्न खड़ा हो गया। फिर चर्चा होने लगी। जवाहरलाल नेहरू की लड़की श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता, जिनमें मोरारजी देसाई भी प्रमुख थे, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इस संकट की घड़ी में जब कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, एक धड़ा, एक वर्ग, एक ग्रुप जो चाहता था कि जवाहरलाल नेहरू की लड़की इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बने, वहीं दूसरा ग्रुप या दूसरा गुट चाहता था कि सीनियर नेता, जिनमें मोरारजी देसाई प्रमुख थे, देश का प्रधानमंत्री बने। सम्मेलन बुलाया गया, सारे नेताओं को एक जगह स्थान पर इकट्ठा किया गया, वहाँ मत विभाजन हुआ और उस मत विभाजन में जो वोट मिले वो 355 श्रीमती इंदिरा गांधी को और 169 यानी कि 169 वोट मोरारजी देसाई को मिले। तो इस मत विभाजन में इंदिरा गांधी के पक्ष में बहुमत प्राप्त हुआ और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी न केवल एक आयरन लेडी के रूप में जानी जाती है, बल्कि 1971 के पाकिस्तान के साथ लड़ाई में उनकी वीरता, उनके ओजस्वी भाषण, उनके तेजस्वी नेतृत्व के कारण अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का अवतार तक कह दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के कारण राजनीति का काफ़ी अनुभव था और उनका पुत्र संजय गांधी भी उनका राजनीति में हाथ बटाता था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ 1971 के लड़ाई में न केवल पाकिस्तान को हराया, बल्कि उनकी सेना को आत्मसमर्पण करने और पाकिस्तान के दो टुकड़े, जिनमें एक बांग्लादेश देश बना, करने पर विवश कर दिया और उनकी 92,000 की सेना ने देश के सामने आत्मसमर्पण किया। यह देश के लिए बहुत ही गौरव का अक्षण था। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी। तो इस प्रकार इंदिरा गांधी का कार्यकाल, जो जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकार के रूप में आगे चला, उसमें हम दो प्रधानमंत्रियों के नाम गिन सकते हैं। पहले लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की लड़की इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न में हमें ये डिस्कस किया है। तो अगला प्रश्न है जो वो है 1967 के बाद गैर कांग्रेसवाद और चुनावी बदलाव पर नोट। यानी कि 1967 के बाद जो एक दलीय प्रभुत्व का दौर समाप्त हुआ, उस पर हमने नोट लिखा। हम अगला 4 अंकों का प्रश्न कर रहे थे 1967 के गैर कांग्रेसवाद और चुनावी बदलाव पर नोट। 1967 तक के काल को भारत में एक दलीय प्रभुत्व के दौर के रूप में जाना जाता है। 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की अनेक राज्यों में हार हुई और उसका केंद्र की सरकार में भी वो बोलबाला नहीं रहा जो 1967 तक के चुनाव में रहा। 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की जनता पर पकड़ है ढीली होने लगी और चुनावी जो समर्थन है वो, और कांग्रेस को मुश्किल से 8 राज्यों, जिसमें बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इनमें हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस 8 में से 7 राज्यों में सरकार बनाने में असफल रही। उस समय के चुनाव में 520 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 283, जनसंघ 35, स्वतंत्र पार्टी 44, डीएमके 25 और सीपीआई 23 सीट यानी कि एमपी सांसद जीतकर उस समय सत्ता में आई। 1967 का चुनाव भारतीय राजनीति में एक बदलाव के रूप में जाना जाता है। उसके बाद
इसमें अगला प्रश्न है, कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे? कांग्रेस के विभाजन पर एक संक्षेप में नोट लिखिए। तो 1967 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ उसके मुख्य रूप से 4 कारण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला, दक्षिणपंथी और वामपंथी विषय पर कलह, यानी कि चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। इससे जो कांग्रेस के नेताओं में कुछ दक्षिणपंथी और कुछ वामपंथी थे, उनमें आपस में कलह हो गया, जिससे दोनों ने अपनी अलग अलग राह अपनाने का प्रयास किया। राष्ट्रपति पद के चुनाव के विषय में मतभेद, इंदिरा गांधी जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी और कामराज जो कि दक्षिण भारत के एक प्रमुख नेता थे, जैसे नेता किसी वीवी गिरी को या किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का दावेदार के रूप में पेश करना चाहते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने जाकिर हुसैन को न केवल राष्ट्रपति बनाया बल्कि जो सिंडिकेट यानी कि इंदिरा गांधी के विरोध में जो ग्रुप बना उसको हम सिंडिकेट कहते हैं, उसको पटकनी दी। युवा नेता और सिंडिकेट के बीच में कलह, युवा नेता जिनमें चंद्रशेखर, चरणजीत सिंह यादव, कृष्णकांत और सिंडिकेट जो कि एक अलग से इंदिरा गांधी के विपक्ष में ग्रुप था, उसमें के कामराज, एस के पाटिल और अतुल्य घोष जैसे नेता थे। उन दोनों में यानी कि युवा नेताओं में और सिंडिकेट का जो ग्रुप था, एक प्रकार से संगठन था, उनमें आपस में कलह हो गया, टकराव हो गया। वो भी कांग्रेस का विभाजन का कारण बना। और 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें वीवी गिरी राष्ट्रपति बने और देसाई से वित्त विभाग छीन लिया गया। जब 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 1969 में मोरारजी देसाई को वित्त मंत्रालय से हटाकर इंदिरा गांधी ने वो वित्त मंत्रालय अपने पास रखा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये कदम भी एक प्रकार से कांग्रेस में फूट का कारण बना और सिंडिकेट पर आरोप, श्रीमती इंदिरा गांधी और उसके समर्थकों ने सिंडिकेट पर कांग्रेस को तोड़ने के आरोप लगाए। ये भी प्रमुख रूप से कारण बना। और इंदिरा गांधी पर साम्यवादियों का साथ देने का आरोप, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार इंदिरा गांधी ने साम्यवादियों के साथ कुछ ऐसे समझौते किए जिसके कारण दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने इंदिरा गांधी पर साम्यवादियों के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाकर फूट का एक प्रकार से आधार प्रदान किया और इंदिरा गांधी को पद से हटाने का प्रयास। 23 अगस्त 1969 को संसदीय बोर्ड की एक बैठक हुई जिसमें इंदिरा गांधी को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया, जो पास नहीं हो पाया। लेकिन यह प्रयास इंदिरा गांधी और कांग्रेस की फूट का कारण बना, जिसके कारण कांग्रेस 2 भागों में बट गई। तो ये कांग्रेस के विभाजन के कारण हमने किए। अगला जो इसका 4 अंक का एक नोट आता है वो है 1971 में चुनाव में कांग्रेस की जीत के क्या कारण थे। यानी कि जो 1971 का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनी उसकी जीत के क्या कारण थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1971 की पाकिस्तान पर विजय के बाद इंदिरा गांधी का दुर्गा अवतार और एक आयरन लेडी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जाने लगी। इंदिरा गांधी उस समय की सबसे लोकप्रिय नेता थी। उस समय एक नारा जो बड़ा फेमस हुआ था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो इस नारे के कारण इंदिरा गांधी की लोकप्रियता भारत के बच्चे बच्चे तक फैल गई थी। और जब 1971 के चुनाव में हुए तो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता ने कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार और एक ऐसे बहुमत दिलाकर जीत दिलाई जिसका इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है। तो उसके क्या कारण थे, यानी कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के या शासन प्राप्त करने के क्या कारण थे। पहला इसमें हम जो कारण करेंगे इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व, यानी कि इंदिरा गांधी जो दुर्गा की अवतार के रूप में जाने लगी थी, उसका जो चमत्कारिक नेतृत्व था उसने भी कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाई। और समाजवादी नीतियाँ, यानी कि
इंदिरा गांधी ने समाज के सभी वर्गों का कल्याण करने का प्रयास किया, समाजवादी नीति अपनाई जो कि उस समय की जरूरत के हिसाब से देश को आगे ले जाने के लिए अनिवार्य थी। तो वो प्रयास भी एक ऐसा प्रयास था जिसमें कांग्रेस को जीत मिली। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनाव में जो मुख्य नारा था, गरीबी हटाओ, यानी कि गरीब व्यक्ति को भावनाओं को टच किया, यानी कि गरीब व्यक्ति की एक दुखती रग को टच किया। भाई गरीबी हम हटाएंगे। और जो उस समय देश में गरीबी के नीचे रहने वाले लोग थे उनको सीधा संपर्क किया कि आपको एक इस श्रेणी से आगे आपका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे आपका कल्याण होगा, आप समर्थ बनेंगे, आपका जीवन एक कल्याणकारी जीवन रहेगा। तो गरीबी हटाओ का नारा भी कांग्रेस की जीत का मुख्य कारण था। दल पर इंदिरा गांधी की मजबूत पकड़, यानी कि जब प्रधानमंत्री पद का दावेदार व्यक्ति एक इफेक्टिव पर्सनालिटी का होता है तो उसका प्रभाव दल पर पड़ता है। उस समय इंदिरा गांधी एक प्रभावशाली नेता के रूप में जाने लगी थी। तो इंदिरा गांधी का मजबूत नेतृत्व भी कांग्रेस की जीत का कारण बना। और वोटों का ध्रुवीकरण, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मुस्लिम, दलित, बीसी और काफ़ी हद तक संवर्ग वोट भी मिले थे, जिसके कारण इंदिरा गांधी को जीत मिली थी। तो अगला जो इसमें प्रश्न है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, इस पर भी एक नोट आ जाती है। 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। बहुत बड़े हिस्से पर चीन ने अपना अधिकार कर लिया। तो इस हार के कारण भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और देश के नागरिकों में एक निराशा का वातावरण हो गया। उसके बाद 1960 के दशक में कई भयंकर अकाल पड़े, जिससे देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई और देश को लोगों का पेट भरने के लिए भी खाद्यान्न आयात करना पड़ा। उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए एक नारा दिया था कि आप एक समय खाना खाएं। देश के नागरिकों ने केवल उस आदेश का पालन किया, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री का खाद्यान्न कमी में पूरा साथ दिया। तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई और इसी प्रकार अनेक ऐसे कारण थे जिसके कारण 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रिवी परस्पर नोट। ये प्रश्न भी 4 नंबर कहा जाता है, जिसमें प्रिवी परस्पर नोट लिखने के बारे में कहा जाता है। तो प्रिवी परस है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ देशी रियासतें रह गई थी जो राज परिवार से संबंध रखती थी और वह भारत में विलय नहीं करना चाहती थी। सरकार ने उनको भारत में विलय करने के लिए कुछ शर्तें रखी कि उनको अपना गुजारा भत्ता करने के लिए पेंशन और कुछ अक्षेत्र उनको दिया जाएगा और जो उनको सुविधाएं दी जाएगी वो उनकी रियासत के क्षेत्रफल के आधार पर निर्भर करती हैं। उन रियासतों द्वारा भारत में विलय के बदले जो सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें प्रिवी परस कह सकते हैं, उन्हें प्रिवी परस कहते हैं। तो प्रिवी परस का भी एक आसान सा नोट आ जाता है। तो इस प्रकार इस पाठ के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न किए। आशा करते हैं आपने ध्यान से सुने होंगे और साहित्य पुस्तिका का अध्ययन करके हम इस पाठ के अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं।